हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर स्टडीज़। सर्किल के इस सेक्शन में आपको मेनली इन तीन टर्म्स को पढ़ना है, जैसे अप्रतिच्छेदित रेखा यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, छेदक रेखा यानी सेकेंड, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। ठीक है, बट इससे पहले आपका थोड़ा सा रिवीजन दिया हुआ है इस सेक्शन में जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। क्या दिया हुआ है रिवीजन? सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि वृत्त के तल के उन बिंदुओं का समूह, मतलब ये है डेफिनेशन ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ सर्किल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुवृत्त वृत्त कहलाता है। सर्किल की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ नाम हैं जो याद होना जरूरी है और सबको पता भी होते हैं, जैसे कि केंद्र क्या होता है, वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है वही उसका केंद्र कहलाता है। परिधि क्या होती है, वृत्त का जो आउटर सरफेस होता है, ये आउटर सरफेस आप देख रहे हैं पॉइंट्स, अगर इन सबको मिला दिया जाए वही कहलाएगा परिधि यानी सरकमफ्रेंस। थर्ड आता है हमारा रेडियस। रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस और केंद्र के बीच की दूरी को ही हम रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये तीन त्रिज्याएं मैंने बनाई हैं, तीनों ही आपस में बराबर है, चाहे हम कितनी भी त्रिज्याएं बना दें सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इतना तो सभी को पता है पहले से, बट फिर भी मैंने रिवीजन करा दिया क्योंकि दिया हुआ था। इसके बाद क्या दिया हुआ है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में आपका इसके बाद दिया हुआ है, आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं जैसे जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड और चाप, यानी चार चीज़ें दी हुई हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं 9th क्लास में। तो इसका भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ यहाँ पे जीवा। तो जीवा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं। जैसे कि आप P और Q को देख रहे हैं, P और Q पॉइंट पे टच कर रही है ये वृत्त को, तो ये क्या है? इसकी जीवा है। जीवा हमारी इतनी छोटी भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी भी हो सकती है। ये दोनों ही इसकी क्या है? जीवा है, बल्कि ये तीनों ही इसकी जीवा हैं। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के भीतर वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करती है वो क्या कहलाती है? जीवा यानी कॉर्ड। इसके अलावा एक इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि ये लाइन मैंने खींची जो कि केंद्र से जा रही है, क्या ये जीवा है? जी हाँ, ये सबसे बड़ी जीवा है, बट इसका एक अलग नाम है, स्पेसिफिक नाम है, जिसे हम कहते हैं व्यास यानी डायमीटर। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो डायमीटर कहलाती है और केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन बनाऊँ जो कि इसके सेंटर से जाएगी, तो ये भी क्या कहलाएगी? इसकी जीवा कहलाएगी, सॉरी इसका व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो व्यास में और जीवा में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक एग्जांपल से यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, और इसमें अगर मैंने पूछा कि जीवा क्या है, जीवा कुछ भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जीवा हो सकती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जीवा हो सकती है। लेकिन अगर व्यास क्या है, तो व्यास एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी और ये सेंटर से होकर गुजरेगी, और ये भी इसका क्या होगी? व्यास कहलाएगी। ठीक है, जो केंद्र से जाती है और सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास होती है। ठीक, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें अगर पूछे व्यास क्या है, तो व्यास एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कहलाएगा, ये हो जाएगा इसका व्यास। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? इसका व्यास। और अगर जीवा की बात करें तो जीवा कुछ भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीवा हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीवा हो सकती है। ठीक है, तो जीवा और व्यास में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जीवा और व्यास के बाद दिया हुआ था चाप। चाप क्या होता है? एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी वृत्त की परिधि का एक हिस्सा ही उसका चाप कहलाता है। ठीक है, ये पूरा सर्किल है ए से बी तक, ये इसकी परिधि का एक हिस्सा है, मैंने बना दिया। ठीक है, ये भी इसका क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। ए और बी में इसकी क्या है? आर्क यानी चाप है। ये इतना छोटा भी हो सकता है और ये इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी इतना ध्यान रखिएगा, जो इसकी परिधि पर एक हिस्सा होता है परिधि का, वही इसका चाप कहलाता है। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी से मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। इसके बाद है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट यानी वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है?
ऐसा हिस्सा वृत्त का जो कि आर्क यानी चाप और जीवा से मिलकर बना हो। यानी अगर ये जो है ये इसका चाप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो ये बीच से लाइन गई हुई है ये है इसकी जीवा। और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींच दूँ तो ये जो हिस्सा अब बना है ये भी क्या है, इसका वृत्तखंड है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीवा है और इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप है और ये जीवा है। ठीक है, तो जीवा और चाप से मिलकर जो एरिया बनता है उसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड के बाद आता है हमारा त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड यानी सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं? सेक्टर होता है हमारा जो कि त्रिज्या और चाप से मिलकर बनता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है और ये हमारा चाप है। यानी वृत्त का एक ऐसा हिस्सा जो चाप और त्रिज्या से मिलकर बना हो। अगर मैं यहाँ से दो लाइन खींचूँ ये और एक लाइन खींचूँ मैं यहाँ पे ये, और यहाँ से मैं इस चाप को ले लूँ, तो ये जो एरिया अब बना है, ये एरिया जो बाउंड हुआ है, ये क्या कहलाएगा? मेरा त्रिज्याखंड यानी सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसका शेप कुछ पिज्ज़ा की तरह है, तो आप पिज्ज़ा के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये रहा पिज़्ज़ा, ये खाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन यहाँ से खींचूँ तो ये त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और ये क्या है? हमारा आर्क यानी चाप है। तो चाप और दो रेडियस से मिलकर जो एरिया बनता है उसी को हम कहते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है, अब एक बार जल्दी से त्रिज्याखंड और सेगमेंट में अंतर समझ लीजिए। यानी कि त्रिज्याखंड और वृत्तखंड में जो त्रिज्या और आर्क से मिलकर बनता है वो सेक्टर कहलाता है यानी त्रिज्याखंड, और जीवा और आर्क से मिलकर बनता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, यानी जीवा और चाप से मिलकर बना है वो वृत्तखंड होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई पॉइंट नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जो कि इस सेक्शन में हमें पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है, आइए अब एक तल में स्थित एक वृत्त तथा एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। ये तीन कंडीशंस के बारे में बताया गया है और यही आपको इस सेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर्किल एंड लाइंस। तो सर्किल एंड लाइंस की तीन कंडीशन होती हैं मेनली। ठीक है, मेनली कह सकते हैं सिर्फ तीन होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी अप्रतिच्छेदित रेखा यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को ना ही टच करती है ना ही उसको काटती है, सिर्फ उसके पास से होकर गुजरती है, उसको हम कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। जैसे कि PQ जो इस सर्किल को ना ही टच कर रही है ना ही काट रही है, तो ये क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदित रेखा। एक लाइन में यहाँ से खींच देता हूँ तो ये भी कहलाएगी अप्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है हमारा सेकेंट यानी छेदक रेखा। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है और आगे निकल जाती है। यानी दो बिंदुओं पर काटती है वो क्या कहलाती है? सेकेंट यानी छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक ये लाइन खींचूं तो क्या ये सेकेंट है? क्या ये छेदक रेखा है? नहीं। जो मैंने अभी लाइन खींची रेड कलर से ये जीवा है क्योंकि ये वृत्त के अंदर बनी हुई है। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल दूँ ये, और इस पॉइंट से बाहर निकाल दूँ ये, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, जो छेदक रेखा होती है जो वृत्त को दो पॉइंट पे काट के आगे निकल जाती है, और जो हमारा जीवा होता है वो वृत्त के अंदर ही सिर्फ होता है। ठीक है, तो सेकेंड और जीवा में कंफ्यूज मत होइएगा, यानी छेदक रेखा और जीवा में। PQ हमारी जीवा है जो वृत्त को A और B पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है स्पर्श रेखा, टेंजेंट। और मेनली इसी के बारे में आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे टच करके आगे निकल जाती है, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कि मैंने ये लाइन बनाई, ये रेड लाइन आ रही है और वृत्त को बस टच करके आगे निकल गई, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी स्पर्श रेखा, जो कि इसको स्पर्श कर रही है। ठीक है, वैसे ही एक लाइन बनाएंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगी, ये भी इसकी स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, मेनली स्पर्श रेखा के बारे में ही आगे पढ़ना है आपको। एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा जा सकती है, वृत्त की
अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है उस सेक्शन में, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे कि आपने अभी क्या पढ़ा, आप प्रतिच्छेदित रेखा पढ़ा, छेदक रेखा पढ़ा और स्पर्श रेखा पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इस सेक्शन में पुली का एग्जाम्पल ये। ठीक है, पुली का एग्जाम्पल इस सेक्शन में सिर्फ इतना बताता है, जैसे कि ये आप पहले देख लीजिए, एक इमेज है, एक रूरल एरिया की वुमेन है जो कि पानी निकाल रही है कुएं में से। ठीक है, इसमें जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं ये ही पुली है। ठीक है, ये जो पुली लगी हुई है ये पुली है, और ये लटकी हुई है बाल्टी। ठीक है, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं, मैं दूसरी इमेज दिखाता हूँ आपको, ये। ठीक है, अगर इसमें मान लिया जाए जो इस पुली है इसको सर्किल मान लिया जाए, और जो रस्सी है इसको रेखा यानी लाइन मान लिया जाए, तो ये बताता है कि सर्किल और लाइन की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही डिफाइन किया गया है कि सर्किल और लाइंस की सिर्फ 3 कंडीशंस हो सकती हैं, जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ना ही याद करने की ज़रूरत है ना ही कुछ समझने की ज़रूरत है, ये इमेज सिर्फ आपको इतना बताती है कि लाइन और सर्किल की सिर्फ 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है गाइस, और इतना ही था आपके इस सेक्शन में पढ़ने के लिए। बाकी आगे सेक्शन पढ़ने के लिए आपको आगे वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा लेसन ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।